जब धोनी आ गए थे तो एंड्रे रसेल ने भी अपने कान बंद कर दिए थे, इतना शोर हो रहा था। तो शोर तो होगा ही, आखिर महेंद्र बाहुबली धोनी मैदान पर आए हैं। That's the way, माही वे। और इससे उनका नाम शिवम दुबे नहीं, शिवम द ब्यूटी है। बिल्कुल, आप जो मर्जी कह सकते हैं। मिचेल स्टार्क एक बार फिर एक्सपेंसिव रहे। 24-25 विकेट तो ले, 1 करोड़ की 1 विकेट तो लेकर जाए यहाँ पर। हिस्टोरिकली किंग्स तो हमेशा रहे हैं नाइट्स पे हावी, और ये तो इंडियन T20 लीग की भी सच्चाई है। एक बार फिर चेन्नई ने हरा दिया है कोलकाता को, और आज फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे अपने प्रदीप सहगल। प्रदीप जी, हाउस द जोश? जोश इज हाई, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई ने उस टीम को हराया जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी, तो मजा आ गया। क्योंकि अपने घर में चेन्नई ने एक बार फिर से दम दिखाया, और स्पेशली जिस तरीके से यहाँ पर MS धोनी आ गए लास्ट में, उसने तो इस जीत में 4 चांद लगा दिए। क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिवम दुबे आउट हुए हैं तो महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो लास्ट में आए तो जीत भी मिली, धोनी को देखने की खुशी भी मिली, थोड़ा बहुत बैटिंग करते हुए भी देख लिया, तो ऑल इज वेल फॉर चेन्नई नाउ। जब धोनी आ गए थे तो एंड्रे रसेल ने भी अपने कान बंद कर दिए थे, इतना शोर हो रहा था। तो शोर तो होगा ही, आखिर महेंद्र बाहुबली धोनी मैदान पर आए हैं, तो पता चलना चाहिए ना दुनिया को कि धोनी आ रहे हैं मैदान पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैच की बात। तो केकेआर की बात करें तो सुनील नारायण और अंकुरिश रघुवंशी की पार्टनरशिप थोड़ी डेंजरस लग रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन सर जडेजा ने तो आते ही दोनों को चलता किया। प्रदीप जी, सर जडेजा द बॉलर इज बैक टुडे, एंड हाउ? 4 overs 18 रन्स 3 विकेट्स, 2 कैचेस भी लिए उन्होंने। जी बिल्कुल, और उन्होंने अपने IPL में 100 कैचेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए, यही जडेजा का जलवा है, जब उनका जादू चलता है तो फिर वो बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने पस्त होते हुए नजर आते हैं। हालांकि एज अ बैटर उनका प्रदर्शन अभी भी सवालों के घेरे में है, और आपने मुझसे कई बार सवाल पूछे भी है उसको लेकर। लेकिन देखिए, अब जडेजा बॉलिंग में आ गए हैं तो बैटिंग में भी आ ही जाएंगे वापस। और ये चेन्नई के लिए एक स्पेशल जीत भी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनको इस जीत की जरूरत थी, क्योंकि पिछले दोनों मैच हारे थे, और यहाँ पर चेन्नई ने जिस तरीके से कंडीशंस को पढ़ा, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर पढ़ा उन्होंने KKR से। क्योंकि जब पावर प्ले खत्म हो गया था तो 57 रन थे वहां पर KKR की टीम के, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अब जो है स्पिनर्स गेंदबाजी करने आएंगे। थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था आई थिंक KKR के बैटर्स को, लेकिन उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि अब स्पिनर्स पर अटैक करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब पावर प्ले के बाद पहली बॉल अंकुरिश रघुवंशी ने खेली तो वो रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पर वो LBW पकड़े गए। तो आपको कई बार ऐसी स्लो पिचेस पर ये देखना होता है कि स्पिनर्स का बॉल कितना टर्न कर रहा है, किस पेस से आ रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स ने यहाँ पर जो पिच को बड़े अच्छे से रीड किया, तो आपने देखा होगा तीक्ष्णा जो है वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, जबकि उनके पेसर स्लोअर वन डाल रहे थे। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा था, स्पिनर्स तेज बॉलिंग कर रहे थे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वेंकटेश अय्यर वो पूरा का पूरा ओवर समझ नहीं पाए मनीष तीक्ष्णा का, और वो जो ओवर है वहां से और ज्यादा दबाव बढ़ता चला गया KKR पर, और फिर हमने देखा कि उनके रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते रहे। वेस्ट इंडीज में भी ऐसे ही पिचेस मिलने वाली है, तो आपके हिसाब से जडेजा प्योरली एज अ बॉलर ही सिलेक्ट हो जाएंगे, भले ही बैटिंग में उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो? नहीं, हम तो चाहेंगे एज एन ऑलराउंडर उनका प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि वो वर्ल्ड कप है, और जितने ऑलराउंडर्स होते हैं आपके पास वो उतना बेटर होता है। और देखिए T20 आपको आगे आने वाले समय में ये देखने को ही मिलेगा कि आप जितने ऑलराउंडर्स अपनी टीम में रख सकें वो आपकी टीम के लिए बेटर है, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको हमेशा ऑप्शंस देते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो ज्यादातर टीम्स अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमने देखा है कि ज्यादातर टीमें ये कोशिश करती हैं कि हमारे पास नंबर 8-9 तक बैटिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो वो इसीलिए इस फॉर्मेट में आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर्स अगर आपकी टीम में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कभी भी मान लीजिए आपके 2-3 विकेट गिर गए और आपको गेम का पेस चेंज करना है, तो आप किसी भी ऑलराउंडर को भेज सकते हैं कि जाओ और आंख बंद करके शॉट्स मारिए। और फिर वहां पर से क्या होता है, अगर वो क्लिक कर गया, जैसे सुनील नरेन के साथ क्या किया KKR ने, उन्होंने यही किया ना कि वो कहां नंबर 7-8 पर बैटिंग करते थे, लेकिन उनको बोला कि जाइए ओपनिंग कीजिए, और पिछले कुछ मैचेस से ये चीज उनके लिए क्लिक कर रही थी। आज देखिए सुनील नरेन नहीं चले तो ये टीम फंस गई। क्यों? क्योंकि उनके कंधे में भी चोट थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वो पिच को उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाए, और जहां सुनील नरेन फंसे यहाँ पर, और उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, क्योंकि KKR ने यहाँ पर ये सोचा था कि हम आज भी वो 200 रन पार कर देंगे।
जाएंगे। लेकिन यही क्रिकेट है, आपको पिच के हिसाब से खेलना होता है। नहीं तो सोच कर तो हर टीम आती है कि आज हम 200 बनाएंगे, 250 बनाएंगे, लेकिन ये 22 गज की पट्टी पर ये गेम खेला जाता है और ये पिच तय करती है कि आप 200 तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। केकेआर की बैटिंग स्लो पिचेस पे अभी स्ट्रगल कर रही है, तो क्या टीम्स को इन्हें हराने का ब्लूप्रिंट मिल गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको ब्लूप्रिंट मिला है, क्योंकि केकेआर जब ईडन गार्डन्स में खेलेंगे तो वहां पर भी आपको थोड़े टाइम के बाद स्लो पिचेस देखने को मिलेंगी। तो अगर वो अपने घर पे ही टीमों को नहीं हरा पाएंगे तो फिर वहां पर वो फंसते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो डिकोड नहीं कर पाए, पिच को रीड नहीं कर पाए और अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरह से बना नहीं पाए। अगर वो शायद पावर प्ले के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते, थोड़ा सा टाइम लेते स्पिनर्स की बॉलिंग को देखने में और फिर उसके बाद वो एक नया प्लान तैयार करते, तो आई थिंक वो चीज केकेआर के लिए और बेटर होती। ये टीम 137 पर नहीं रुकती। आई एम श्योर आज आंद्रे रसल भी नहीं चले, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा केकेआर के लिए। अगर वो चल जाते, वो 20 में 40 बना जाते, तो आपको 137 नहीं, 160 के आसपास का स्कोर दिखता। फिर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है चेन्नई के लिए। लेकिन 137 पर रोक देना केकेआर जैसी टीम को, तो यहां पर जाहिर तौर पर कि केकेआर उस पिच को सही से रीड नहीं कर पाया, स्पेशली उनके बैटर्स। क्योंकि ऐसी पिच पर जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको हमेशा एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो मैं आपको बोलता हूं कि गेम चलाने वाला। आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ आज क्या किया, उन्होंने गेम ही चलाया। उन्होंने ये नहीं है कि आते ही चौके छक्कों में डील करना शुरू किया, उन्होंने देखा, पिच को रीड किया, क्योंकि वो देख चुके थे केकेआर की इनिंग में कि एक पिच जो है वो किस तरह का बिहेव कर रही है। तो उन्होंने उस तरीके से अपनी इनिंग को प्लान किया और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनका कप्तान रंग में आ गया है, रंग जमा दिया उसने। तो यहां पर मुझे लगता है कि केकेआर की टीम जो पिच थी उसको रीड करने में कहीं ना कहीं चूकी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनका तो आज फर्स्ट 50 था ऑफ द सीजन ऋतुराज गायकवाड़ का। वेरी गुड मैच फॉर ऋतु टू गेट सम रिदम बैक, बट टारगेट छोटा था तो वो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकते थे विकेट पे। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात ठीक है कि टारगेट छोटा था, टाइम स्पेंड कर सकते थे। लेकिन देखिए, सामने वाली टीम ने 137 रन बनाए थे और जब तक आपने 137 रन वो बनाए नहीं है तब तक आप मैच जीतते नहीं है। तो यही चीज है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने वो टाइम भी लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बैटिंग के लिए वो टाइम लिया, वो पिच की डिमांड भी थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पर उन्होंने वो पावर प्ले के आखिरी ओवर में वो 3 चौके भी मारे थे उस ओवर में, क्योंकि टीम को जरूरत थी वो पावर प्ले में आपको जो रन है उसको 50 से ऊपर भी करना था, क्योंकि आपकी डिमांड ये होती है कि आप पहले 6 ओवर में एटलीस्ट 50 रन तो बनाएं। तो वो चीज भी उन्होंने की, लेकिन पहले उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, पिच को रीड किया। हमने देखा कि जब केकेआर के स्पिनर्स भी आए तो ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके बड़ा शॉट खेलने चले गए, उन्होंने ये भी देखा कि गेंद किस पेस पे आ रहा है, कितना टर्न कर रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। और यही एक प्लेयर की निशानी होती है, अच्छे प्लेयर की, कि वो रीड करे। जैसे केकेआर से जो गलती हुई कि उन्होंने वो स्पिनर्स की गेंदों को रीड करने में थोड़ा सा टाइम नहीं लिया। अगर वो टाइम लेते तो हमने देखा है कि किस तरीके से केकेआर के बैटर्स बैटिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि आज सब केकेआर के बैटर्स वो घोड़े पर सवार होकर आए थे, वो यही सोच कर आए थे अपने दिमाग में कि आज भी वो 200 रन बनाने हैं। लेकिन देखिए, यही क्रिकेट का गेम है कि आप हर बार वो 200 नहीं बना सकते हैं, आपको कंडीशंस के हिसाब से खेलना होता है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है। प्रदीप जी, आज हमने शिवम द ब्यूटी की एक और क्रूशल नॉक देखी। इज देयर अ बेटर साइड देन शिवम दुबे स्मैशिंग स्पिनर्स इन द आईपीएल? सिर्फ स्पिनर्स को ही स्मैश नहीं कर रहे हैं, वो पेसर्स को भी उसी तरह से पिटाई कर रहे हैं। वो जब मौका मिलता है तो चौका लगा देते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जब डैरल मिचेल आउट हुए थे तो वहां पर ये गेम फंस सकता था अगर चेन्नई सुपर किंग्स का एक विकेट और गिर जाता। लेकिन वहां पर शिवम दुबे आए और जिस तरीके से उन्होंने छोटी लेकिन असरदार पारी खेली है, उसी काम के लिए उनको टीम में रखा गया है। क्योंकि आप जाइए और फिर बड़े बड़े शॉट्स लगाइए, और उन्होंने आते ही वही काम किया। जिस तरीके से उन्होंने वो बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाए, उसके बाद गेम को, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चेन्नई ये चाहता तो और ज्यादा डीप ले जा सकता था, लेकिन देखिए वो पहले ही जीत गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि शिवम दुबे है तो वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। वो प्रेशर नहीं आया चेन्नई पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो लास्ट में आके वो 2-3 सिक्सेस लगाए, वो प्रेशर जो है उन्होंने और ज्यादा केकेआर पर बढ़ा दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एक टाइम पर मैच फंस सकता था, वो फंसने नहीं दिया शिवम दुबे ने। और यही इस खिलाड़ी की काबिलियत भी है, यही इस खिलाड़ी की खासियत भी है, और इसीलिए उनको टीम में रखा भी गया है। और इससे उनका नाम शिवम दुबे नहीं, शिवम द ब्यूटी है। बिल्कुल, आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया तो शिवम दुबे के नाम से पहचानती है उनको। हम गेंदबाजों की बात करें तो फिज इज बैक, कंसीडर जस्ट 22 रन्स और 2 विकेट भी ली। जी हाँ, और पर्पल कैप है वो भी उनके सिर पे सज गई है। और देखिए, यही फर्क होता है, पिछले मैच में फिज नहीं थे तो चेन्नई को उनकी काफी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि जो कमी थी वो महसूस हुई थी। लेकिन आज आए और जिस तरीके से उन्होंने वो आंद्रे रसल को ओवर डाला, वो भी दिखाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस खिलाड़ी की इस टीम में और क्यों इनको चुना गया है।
तो मुझे लगता है कि उनका आना, स्पेशली फिज का इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना, वैसे तो हम ये कहते ही है कि इस टीम में जो भी आता है वो परफॉर्म कर देता है, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये टीम बड़े अच्छे तरीके से जानती है, बड़े बेहतर तरीके से जानती है। और आज भी ये टीम वही दिखा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फिज, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टीम से ही खेले हैं, इससे पहले वो सनराइजर्स हैदराबाद में भी थे, उससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी रहे हैं। लेकिन देखिए इस टीम के लिए वो पहला सीजन खेल रहे हैं, और शुरुआती 4-5 मैचेस में ही हमें देखने को मिल गया है कि किस तरीके से ये टीम जो है वो फिज को इस्तेमाल करेगी, और बखूबी इस्तेमाल कर रही है, और वो भी अपने प्रदर्शन को, अपनी कला को दिखा रहे हैं और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभा रहे हैं। वैसे रसेल तो हमेशा फिज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, आपको शायद वो यॉर्कर याद होगा जब वो एसआरएच में थे। जी हाँ, बिल्कुल याद है। उसका थोड़ा सा नमूना हमने कुछ दिन पहले देखा था, जब ईशांत शर्मा ने उनको बोल्ड कर दिया था और आंद्रे रसल आउट होने के बाद ताली बजाते हुए भी गए थे। तो जाहिर तौर पर फिज के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आंद्रे रसल को लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने ओवर डाला था, अगर वहां पर 2-3 बड़े शॉट भी लग जाते तो केकेआर को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता, और वहां से जो हम बात कर रहे थे ना, वो 20-25 रन और बन जाते, फिर ये 160 का मैच होता, 130-135 का मैच नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता वहां पर। प्रदीप जी, तुषार देशपांडे की बात करें तो ही ऑल्सो पिक्ड 3 बिग विकेट्स, रसेल, रिंकू एंड सॉल्ट। वो कितना जी हाँ, बिल्कुल था? वो पहली गेंद पर विकेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और देखिए इस सीजन में हमने पहली बार देखा है कि मैच की पहली गेंद और पहली गेंद पर ही विकेट गिर गया हो, तो वहां पर सर जडेजा की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने वो कैच पकड़ा, वो सर्कल से काफी ज्यादा आगे थे ताकि वो सॉल्ट के उस शॉट के एंगल को कट कर सके। देखिए यही होता है, एक अच्छी टीम अगर किसी खिलाड़ी के खिलाफ रणनीति बनाकर आती है तो उसको पता होता है कि ये खिलाड़ी कहाँ कहाँ शॉट्स खेल सकता है, तो वहां पर रणनीति काम की। और ये कहूंगा कि थोड़े से फॉर्चुनेट भी रहे चेन्नई सुपर किंग्स वाले, क्योंकि आज सारी चीजें उनके फेवर में हुई। वो टॉस भी जीते, उन्होंने पहले बॉलिंग भी की और पहली बॉल पे विकेट भी मिल गया। तो कई बार ये होता है कि भाग्य बहादुर का साथ देता है, और यहाँ पर आज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थी किस्मत, क्योंकि जो चीज उन्होंने की वो सब उनके फेवर में गया। और चेन्नई की अगर आप बात करेंगे तो डेरिल मिचेल, जिस तरीके से उन्होंने वो 2 कैचेस पकड़े हैं, स्पेशली अगर आप वेंकटेश अय्यर वाला कैच देखें तो वो काफी ज्यादा टफ था। फिर उसके बाद अगर आप वो देखें तो जिस तरीके से उन्होंने वो दूसरा कैच पकड़ा वो स्किड करते हुए, वो भी बड़ा जबरदस्त था। और तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी की है। मुझे लग रहा था कि वो आंद्रे रसल वाला शॉट मिस टाइम नहीं होता तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाता, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस काफी खुश होंगे कि वो मिस टाइम हुआ और सीधी गेंद जो है वो फील्डर के हाथ में गई। तो इससे आप भी बहुत खुश है ना, क्योंकि आप भी तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं। कि हाँ, मैं तो खुश हुई क्योंकि चेन्नई जीत गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई ने हार की हैट्रिक नहीं लगाई है। ये भी सही बात है। वैसे आप हाँ। इतने खुश होंगे क्योंकि आज तो विंटेज धोनी लेड चेन्नई का स्टाइल देखने मिला। स्पिनर्स के थ्रू रन फ्लो को चोक किया और दूसरी साइड विकेट्स। टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द वे, माही वे। बिल्कुल हाँ, माही तो यही करते हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो पावर प्ले के बाद उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ से बात की थी, उससे काफी चीजें बदली, क्योंकि इस पिच को जितना बेटर उन्होंने रीड किया होगा किसी और ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं यहाँ पर, तो इसीलिए उनको ये पता था कि ये पिच स्लो डाउन होगा। और आपने देखा होगा कि जब जडेजा ने वो विकेट भी लिया अंग्रीश रघुवंशी का, उसके बाद भी वो जडेजा के पास गए थे और बाद में वो फील्डिंग भी सेट करते हुए नजर आए। तो ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी को पता है कि कहां पर किस तरीके से गेंदबाजी करवानी है और किस तरीके से सामने वाली टीम को जो रन फ्लो है उसको रोक देना है, और वही कमाल उन्होंने आज भी किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि चेन्नई मैच भी जीती और धोनी की बैटिंग भी देखने को मिली। वो लास्ट में बैटिंग करने आए तो हमने देखा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा था जिस अंदाज में आए। तो मुझे लगता है कि इस सीजन में वो इसी तरीके से बैटिंग करने आएंगे, जहां मौका मिलेगा वो आएंगे और फैंस को खुश करते हुए दिखाई देंगे। वैसे आज एक अच्छे मैच के बाद मिचेल स्टार्क एक बार फिर एक्सपेंसिव रहे। 3 overs 29 रन्स, क्या चल रहा है? आई थिंक उनको कुछ स्ट्रेन भी था, हमने देखा था थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे वो, तो शायद वो स्ट्रेन भी हो सकता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं स्टार्क उस फॉर्म में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसके लिए स्टार्क जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर केकेआर की टीम थोड़ी सी निराश होगी, लेकिन बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, उनको पता है कि किस तरीके से कमबैक करना है। कोशिश यही होगी कि उनकी वो भी आना चाहेंगे फॉर्म में, वो भी विकेट चटकाना चाहेंगे, एटलीस्ट 24-25 विकेट तो ले, 1 करोड़ की 1 विकेट तो लेकर जाए यहाँ पर, क्योंकि इतना पैसा उनको मिला है। तो वो प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं जो पिछले हमने मैचेस देखे हैं। एटलीस्ट उनको जिस मैच में 2 या 3 विकेट मिलेंगे ना, उसके बाद आपको वो स्टार्क नजर आएंगे जो बहुत ही लीथल है, जिनकी यॉर्कर से दुनिया डरती है। वो जो बोलते हैं ना कि टो क्रशर यॉर्कर्स,
वो भी दिखाई नहीं दे रही है। आज भी स्ट्रगल ही कर रहे थे वो। मे भी हो सकता है कि साइड स्ट्रेन हो वजह या फिर कुछ और भी हो, लेकिन वो स्टार्क दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनसे बल्लेबाज खौफ खाते हैं। और आई थिंक केकेआर की टीम के लिए उस स्टार्क का वापस आना बहुत जरूरी है। ऑल्दो केकेआर की टीम इस सीजन का पहला ही मैच हारी है, लेकिन अगर मिचेल स्टार्क भी उस फॉर्म में आ गए तो फिर ये टीम और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और ज्यादा खूंखार हो जाएगी। तो क्या हम वो स्टार्कर्स कब देखेंगे? ये प्राइस टैग का प्रेशर है या जस्ट आउट ऑफ फॉर्म है फिलहाल? नहीं, देखिए प्राइस टैग से फॉर्म का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वो भी मैच विनिंग नॉक खेल देता है। तो यहाँ पर पैसे की बात नहीं है। आई थिंक वो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि वो साइड स्ट्रेन से आज भी जूझते हुए नजर आए थे। जब वो पहला ओवर डालने के बाद कुछ देर के लिए बाहर भी गए थे, तो कुछ दिक्कत है आई थिंक। और जब एक तेज गेंदबाज पूरी तरह से फिट नहीं होता तो वो अपने पीक पे नहीं होता, वो अपनी रिदम को तलाश नहीं कर पाता। और एक तेज गेंदबाज के लिए रिदम जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक वो अपनी रिदम में ही नहीं होगा तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को दे ही नहीं पाएगा। वैसे रिदम तो आज काफी बॉलर्स ने रचिन रविंद्र की भी तोड़ दी। आउटसाइड ऑफ स्टंप की वीकनेस सबको पता चल गई अभी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 3 मैच में वो आउट हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उनको तेजी से रन बनाने थे। वो पावर प्ले का इस्तेमाल, एक लालच होता है ना कि फील्डर वहां पर नहीं है तो मैं उसके ऊपर से टपा दूंगा। आई थिंक ये जो चीज है वो पिछली 3 बार वो इसीलिए आउट हुए हैं। बाकी ये भी आप कह सकते हैं कि एक कमजोरी तो गेंदबाजों ने पकड़ ही ली है। और आई थिंक वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वो खुद भी समझ जाएंगे कि ये मेरी कमजोरी है, तो फिर दूसरे दिशा में वो खेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो हमेशा, आप देखो तो एक ही बॉल होती है, थोड़ी सी अपिश बॉल होती है, और उसको गुड लेंथ की बॉल को वो ऊपर से टपाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पावर प्ले का इस्तेमाल करूं, मैं वहां पर बाउंड्री बटोर लूं, और उस 4 रन के लालच में वो अपना विकेट देकर चले जाते हैं। वैसे हमने मैथ्यू हेडेन, माइकल हसी ऐसे ओपनर्स देखने मिले सीएसके में। आपका फेवरेट सीएसके ओपनर कौन है, ओवरसीज वाला? ओवरसीज वाले की अगर आप बात करेंगे तो माइकल हसी, उनको मिस्टर क्रिकेट भी कहा जाता था। और जिस तरीके से वो अपनी इनिंग को पेश करते थे वो बड़ा जबरदस्त था। देखिए, आप कहेंगे कि सीएसके में बहुत सारे ओपनर्स आए हैं ओवरसीज की अगर हम बात करें, लेकिन जिस तरीके से माइक हसी ने इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और जिस मतलब एक खिलाड़ी का स्टाइल होता है, उनका जो स्टाइल था खेलने का, अगर आप उनको बोलेंगे कि आप तेज रन बनाइए, वो तेजी से भी रन बना सकते थे। अगर आपकी टीम फंसी है और आपको गेम को चलाना है, सिंगल डबल की गेम खेलनी है, वो उसमें भी माहिर थे। तो ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, और पर्सनली मुझे ऐसे खिलाड़ी बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े शॉट्स तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन जब आप मुश्किलों से अपनी टीम को उबार सकते हो ना, तो आपका जो वेटेज होता है टीम में वो एक अलग अलग लेवल पर पहुंच जाता है। मैथ्यू हेडन ने बड़ी पिटाई की है गेंदबाजों की, वो चेन्नई के लिए खेलते जरूर थे, लेकिन माइक हसी का स्टाइल ही अलग था। उनका जिस तरीके से खेलने का जो स्टाइल था वो सबसे जुदा था, सबसे अलग था। और जो मैंने खासियत आपको बताई कि उनकी वेटेज क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास दोनों तरह से खेलने की कला। फाफ डुप्लेसी नहीं पसंद है आपको? फाफ डुप्लेसिस खेले हैं इस टीम के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खेले। जितना माइक हसी खेले उतना ज्यादा नहीं खेले। फाफ डुप्लेसिस तो थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके पास जिस तरीके से डेविन कॉनवे हैं, वो भी रन बनाते हैं। अब रचिन रविंद्र है, हालांकि बहुत कम सैंपल साइज है, बहुत कम मैचेस का सैंपल साइज है रचिन रविंद्र के लिए, लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने भी इस टीम को कई ऐसे तो शेन वॉटसन भी थे इनके लिए, जो एक पूरा सीजन नहीं चले थे, लेकिन लास्ट फाइनल में जो उन्होंने इनिंग खेली थी एसआरएच के अगेंस्ट, तो वो भी दिखाता है कि इस टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आपका जितना लंबा आप खेले और आपने जितना लंबा कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैंने उसके हिसाब से आपको बताया। T20 क्रिकेट वैसे तो चौके छक्कों का गेम है, लेकिन ऐसे लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स का भी अपना ही एक अलग मजा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जब ये लो स्कोरिंग मैच कई बार फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि यार 137 ही तो बनाने थे, 137 भी नहीं बना पाए यार, बताओ कैसी टीम है। तो ये एक्चुअल में टफ मैचेस हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर आप फंस गए तो कई बार ये होता है कि 137 रन बनाने, 127, ये जो स्पेशली 120 से 140 के बीच वाले मैच होते हैं ना, ये बहुत कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आप बना ही नहीं पाते हैं। आप बोलते हैं कि बहुत छोटा लक्ष्य है, लेकिन आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे मैचेस में थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। 170 180 वाले तो एवरेज टोटल वाले होते हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है इतना तो नॉर्मल है, लेकिन कई बार ये लो स्कोरिंग गेम आपको फंसा जाते हैं और फिर आपकी फजीयत भी ज्यादा होती है अगर आप ये लो स्कोरिंग मैच हारते हैं तो। लेकिन चेन्नई है, ये तो जीत जाएगी। नहीं, ऐसा कोई ठप्पा थोड़ी लगा है कि चेन्नई है तो जीत ही जाएगी। चेन्नई भी लो स्कोरिंग मैचेस हारी है। आप फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, आप तो फैन है। तो मैं फैन हूं, लेकिन मैं क्रिकेट भी तो जानता हूं ना, कि मुझे पता है कि क्रिकेट में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैच होता है ये 22 गज की पट्टी पर खेला जाता है। फैन तो चाहता है कि हर मैच जीत जाए,
फैन तो ये भी चाहता था कि पिछला मैच भी जीत जाए, लेकिन जीती चेन्नई सुपर किंग्स? नहीं जीती। तो फैन तो हर एक टीम का फैन यही चाहेगा कि उसकी टीम हर एक मैच जीते। लेकिन देखिए जो क्रिकेट है वो जिस तरीके से चलता है, ये गेम जिस तरीके से चलता है, आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि पिच क्रिकेट में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है, और उस पिच पर ही गेंद टर्न होती है, उसी पिच पर गेंद स्विंग होती है, और वही पिच कभी कभी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेती है और कभी कभी गेंदबाजों की बैट बजवा देती है। तो ये वो जो 22 गज की पट्टी है ना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरह से चल रही है। आप तो काफी रियलिस्ट फैन निकले वैसे। रियलिस्टिक तो होना ही पड़ेगा मैडम। ये थोड़ी ना है कि आप ये सोचो कि भाई चेन्नई सारे के सारे मैच जीत जाएगी, तो कोई नहीं चाहेगा। किसी भी टीम का फैन हो, मैं चेन्नई का हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई मुंबई इंडियंस का फैन है तो वो तो ये चाहेगा ना कि मुंबई की टीम सारे के सारे मैचेस जीते। लेकिन वो जो जीत है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी प्लेयर के परफॉर्मेंस पे, आपके प्लेयर्स जो है वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है या नहीं की है, तो उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वैसे प्रदीप जी, नेक्स्ट मैच है पंजाब और हैदराबाद का, वन प्लेयर बैटल दैट यू आर एक्साइटेड फॉर। मुझे पता था आप मुझसे जरूर पूछोगे। मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक जो कल जो बैटल होगा वो बड़ा मजेदार होगा। ट्रेविस हेड वर्सेस कागिसो रबाडा। मैं इस बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाते हैं, कागिसो रबाडा उनको आउट कर देते हैं, तो फिर अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म चल रहा है ना, फिर आपको रियल अभिषेक शर्मा दिखाई देंगे कि जब प्रेशर आएगा तो वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं। थैंक यू प्रदीप जी फॉर जॉइनिंग अस, फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, पैशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कोलकाता की हालत तो रही आज गंभीर और चेन्नई को मिल गई जीत की खीर। मिलेंगे एक बार फिर आपसे कल। मैं हूं निधि दुगर और ये है आपका फेवरेट शो मैच की बात, दी शो फॉर द फैंस, ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। प्लीज ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पेज। सी यू।